आज हम एक्सप्लेन करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी को। और ये न सिर्फ एक मूवी है बल्कि ये सच्चाई है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि ये फिल्म नहीं, एक हकीकत है जो सालों बाद हमारे सामने लाई गई है। We are not refugees. We are not minorities. We are Kashmiri Pandits from Kashmir. हमने पहले भी ये मूवी एक्सप्लेन की है, लेकिन आज हम हाई क्वालिटी प्रिंट के साथ इस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मूवी की शुरुआत में हमें 19 जनवरी 1990 में कश्मीर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम शिव और अब्दुल नाम के बच्चों को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं। शिव अपने मैच में अच्छा परफॉर्म करने के बाद सचिन का नाम लेने लगता है और वहां मौजूद कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वे कहते हैं कि यह पाकिस्तान है, भारत नहीं, यहाँ सचिन की नहीं चलती। और वह लोग ये बोलकर शिव को मारने लगते हैं, जिसके बाद उसका लंगोटिया यार अब्दुल उसे बचाकर वहाँ से लेकर किसी तरह से भाग जाता है। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती में कोई मज़हब नहीं होता। दोस्तों कहते हैं कि 1990 कश्मीर का वो समय था जब कश्मीरी पंडितों से वहाँ रहने का हक छीना जा रहा था, उन्हें मारा जा रहा था, सताया जा रहा था। और इस पूरे आतंक को लीड कर रहा था फारूक अहमद दर, जिसे लोग बिट्टा कराटे के नाम से भी जानते थे। और वह सभी को इकट्ठा करके अपना भाषण दे रहा था कि अगर यह वतन हमारा है तो इस पर हुकूमत भी हमारी होगी। दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपनी बीमार बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। तभी वहाँ मौजूद पुलिस उसे कहती है कि आगे मत बढ़ो, वहाँ खतरा है। कि तभी सामने से एक टेररिस्ट उस पुलिस वाले को शूट करके मार देता है और उस औरत से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी अपने छोटे भाई से कराऊंगा, जिस वजह से वह औरत उसके मुंह पर थूक देती है और वह आदमी गुस्से में आकर उसे गोली मार देता है, जिस वजह से उसकी बेटी काफ़ी डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अगले सीन में हम एक पंडित को देखते हैं जिनका नाम पुष्कर था। पुष्कर की फैमिली में उनका एक बेटा और बहू है और उनके 2 बच्चे होते हैं। उनके दोनों बच्चों में से एक का नाम होता है शिव, जो कि मूवी के स्टार्ट में क्रिकेट खेल रहा होता है, और दूसरे बच्चे का नाम होता है कृष्णा। पुष्कर यहाँ हर शिवरात्रि में शिवजी का रोल अदा करते थे और यहाँ पर वो इसी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन्हें कश्मीर से बहुत प्यार होता है। अब वह अपने पोते शिव को ढूंढ रहे थे क्योंकि अब तक वह घर नहीं लौटा था। फिर शिव उन्हें मिल जाता है और वह पंडित यानी कि पुष्कर शिव और अब्दुल को साथ लेकर जा रहे थे। तभी पीछे से एक आर्मी की गाड़ी आती है और कहते हैं कि मेरे साथ चलो क्योंकि माहौल गर्म है, तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। पर अफसोस उनकी गाड़ी आधे रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम पुष्कर के घर को देखते हैं, जहां बिट्टा कराटे अपने आतंकवादी दोस्तों के साथ पुष्कर के घर में घुस आया था और वह शिव के फादर को ढूंढ रहा था, जिस वजह से शिव के पिता एक अनाज के ड्रम में छिप जाते हैं ताकि वो उसे मार ना पाए। लेकिन तभी बिट्टा कराटे को उनके वहाँ छिपे होने की खबर मिल जाती है, जिसके बाद वो उस ड्रम पर गोलियां चलाने लगता है। वहाँ बैठी शिव की माँ, जिनका नाम शारदा था, वह ये सब अपनी आंखों से देखकर काफ़ी डर जाती हैं। और तभी वहाँ पुष्कर भी आ जाते हैं, जिस पर बिट्टा कराटे शारदा को उसके पति के खून से रंगे चावल को खाने के लिए मजबूर करता है और कहता है अगर तुमने इसे खा लिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जिंदा छोड़ दूंगा। और फिर इसी के साथ कहानी पहुंच जाती है प्रेजेंट में, जहां हम ब्रह्मदत्ता नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी कश्मीर में रह रहा था। और यहाँ पर उसे मिलने पुष्कर का छोटा पोता कृष्णा पंडित वहाँ आता है, जो कि अब दिल्ली में रह रहा था। लेकिन वह अपने साथ अपने दादाजी यानी कि पुष्कर की अस्थियाँ लेकर आया था, क्योंकि अब उनकी मौत हो चुकी थी। कृष्णा के वहाँ आने पर कुछ और लोग भी वहाँ जाते हैं जो कि पुष्कर के कभी दोस्त हुआ करते थे। और उनके दोस्तों में थे महेश कुमार, जो कि एक डॉक्टर थे, हरिनारायण, जो कि अपने वक्त में एक डीजीपी थे, और अतुल श्रीवास्तव, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। लेकिन कृष्णा को अपने माता पिता की मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर उनकी मौत कैसे और कब हुई थी। उस बेचारे को ऐसा लगता था कि उसके माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दिल्ली के JNU यूनिवर्सिटी में, जहां कृष्णा ऑडिटोरियम में बैठा प्रोफेसर राधिका के लेक्चर को सुन रहा होता है। राधिका यहाँ पर बैठे बहुत सारे स्टूडेंट को भड़का रही थी कि उन्हें कश्मीर को आज़ादी दिलानी है और कश्मीर को इंडियन गवर्नमेंट से खतरा है। और यह उसी टाइम की बात है जब आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट थे, इंक्लूडिंग प्रोफेसर राधिका। प्रोफेसर राधिका को भी ऐसा लगता है कि कश्मीर को भारत का पार्ट नहीं होना चाहिए था। और वह यह भी बताती है कि 1990 में कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था और ना ही किसी पंडित को मारा गया था।
और उसकी बातें सुनते सुनते कृष्णा को भी यह सब सच लगने लगता है। जिसके बाद कृष्णा अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए राधिका कृष्णा को मैनिपुलेट करके अपने साइड करती जा रही थी। और फिर सीन एक बार फिर से पास्ट की तरफ चेंज होता है और हमें 1990 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पुष्कर ब्रह्मदत्ता से मिलने जाता है क्योंकि वह एक IAS ऑफिसर था। वह उससे बोलता है कि कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्शन की काफ़ी ज़रूरत है और ख़ास करके मेरे बेटे को, क्योंकि उसके बेटे को बिटा कराटे ने इंडियन पुलिस के मुखबिर करार दिया, यानी कि हिंदुस्तानी जासूस। ये सब सुनने के बाद ब्रह्मदत्ता कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर ब्रह्मदत्त और पुष्कर रास्ते में जा रहे थे तो पुष्कर उतरकर सब्जी लेने लग जाता है। तो वह सब्जी वाला पुष्कर को पैसे रिटर्न करते समय उसे पाकिस्तानी करेंसी दे देता है, जिस पर पुष्कर को यह बात अच्छी नहीं लगती। तो वह सब्जी वाला कहता है कि जिस कंट्री में रहोगे उसी की करेंसी मिलेगी ना। यह सब देखकर ब्रह्म को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उसे जेल में बंद करवा देता है। जिसके बाद ब्रह्म वहाँ के CM से पंडितों की सेफ्टी के बारे में बात करने जाता है, जिस पर CM उसे ही दोषी करार देते हैं और कहता है कि तुम यहाँ की IAS हो और शांति बनाए रखना तुम्हारा काम है। CM उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है और तभी हम देखते हैं कि CM बिटा कराटे से कुछ बातें कर रहा था। इसका मतलब आप यह समझ सकते हैं कि CM खुद बिटा कराटे से मिला हुआ है। और फिर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर ब्रह्म की वाइफ कृष्णा को उसके मॉम डैड की तस्वीर दिखा रही थी, क्योंकि कृष्णा ने आज तक उन्हें देखा नहीं था, क्योंकि जब वह लोग कश्मीर से भागे थे तब उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो लोग अपने साथ कुछ सामान ले जा पाते। अब यहाँ पर ब्रह्म जेनोसाइड के बारे में कुछ बोलता है तो कृष्णा उसे बोलता है कि कोई भी जेनोसाइड नहीं हुआ था, यह सब बस एक अफवाह है। और उस रात 5 लाख कश्मीरी पंडित नहीं बल्कि सिर्फ 2 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर निकले थे और उन्हें मारने वाले भी आर्मी के लोग ही थे। और वह कश्मीर के लोग जो टेररिस्ट बन रहे हैं उनके जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। अगर आप उनके बच्चों को गाड़ी से बांधकर घसीटोगे और एक की वजह से सभी को टेररिस्ट बुलाओगे तो जाहिर सी बात है कि वह लोग टेररिस्ट ही बन जाएंगे। ब्रह्म को कृष्णा की यह सब बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर वह कृष्णा को फ्लैशबैक मिल जाता है और स्टोरी एक बार फिर पहुंच जाती है उसी रात में जब बिटा कराटे शारदा को उसके पति के खून से सने चावल खाने को मजबूर कर रहा था। शारदा अपने बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उस चावल को खा लेती है। जिसके बाद वह टेररिस्ट अपने वादे को पूरा करते हुए उन लोगों को उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पुष्कर अपने डॉक्टर दोस्त महेश को कॉल करता है और उसे बोलता है कि उसके बेटे को बहुत सारी गोलियां लगी हुई हैं पर वो अभी जिंदा है और वो जितना जल्दी हो सके वहाँ पर आ जाए। महेश भी वहाँ आना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ हॉस्पिटल में एक टेररिस्ट आ जाता है जिसके दोस्त को गोली लगी होती है और उसका ब्लड ग्रुप होता है O नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप किसी भी डोनर का यहाँ नहीं होता, तो इसलिए वो ज़बरदस्ती एक पेशेंट का ही खून निकालने लगते हैं। एक बोतल खून निकालने के बाद भी वो जानबूझकर और ज़्यादा खून निकाल रहे होते हैं, जिससे उस पेशेंट की वहीं पर मौत हो जाती है और महेश भी पुष्कर के पास नहीं पहुंच पाता और पुष्कर के बेटे की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद पुष्कर ब्रह्मा को कॉल करके बताता है कि उन जालिमों ने मेरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी है और वह यह भी कहता है कि जब पूरे भारत के साथ भी ऐसा ही होगा तब याद रखना कि तुम भी उन्हीं लोगों में एक होंगे जिनकी वजह से ये हो रहा होगा। फिर पुष्कर अपनी बची हुई फैमिली के साथ एक ट्रक में बैठकर वहाँ से दूर चला जाता है और फिर वह लोग कश्मीर से थोड़ा दूर टेंट में रह रहे होते हैं। वहाँ पर उनके जैसे हज़ारों लोग थे जिन्हें इंडियन आर्मी ने उन टेररिस्ट से बचाकर लाया था। अब जब वो लोग अपना शहर, अपना घर, पैसा सब कुछ छोड़कर भागे थे तो उन लोगों के पास ना ही खाने को खाना था और ना ही पीने को पानी। थोड़ा बहुत खाना आर्मी के लोग अरेंज कर देते थे। वह लोग एक वक्त में आधा पेट खाना खाया करते थे। अब वह लोग बस इसी आस में जी रहे थे कि एक दिन हम लोग वापस अपने घर ज़रूर जाएंगे। कुछ दिन उसी टेंट में बिताने के बाद पुष्कर की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी और फिर एक दिन उन सभी से मिलने IAS ब्रह्मा वहाँ आता है, जो कि अब IAS ऑफिसर से प्रमोट होकर होम मिनिस्टर एडवाइज़र बन चुका था। और यहाँ पर उसके साथ साथ होम मिनिस्टर भी आते हैं। जिसके बाद वहाँ मौजूद वो सारे लोग जो कश्मीर से भाग कर आए थे वह लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं। तभी पीछे से पुष्कर एक पोस्टर लेकर सामने आता है और आर्टिकल 370 को हटाने की मांग करता है। यहाँ पर ब्रह्म पुष्कर को देखकर काफ़ी बुरा फील करता है क्योंकि उसकी आंखें काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी और अब वह पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब भी हो चुका था।
जिस वजह से वो ब्रह्म को पहचान भी नहीं पाता। जिसके बाद ब्रह्म पुष्कर की फैमिली से मिलता है और वह कहता है कि वह उन्हें पास में ही एक घर दिला सकता है और एक जॉब भी दिला सकता है। जिसके बाद शारदा ब्रह्म की बात पर एग्री हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग उसी घर में रहने लगते हैं, पर यहाँ के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। दूसरी तरफ हम बेटा कराटे को देखते हैं, जो खुद एक टेररिस्ट था और फिर भी वह मीडिया तक पहुँच जाता है और वहाँ पर उसका एक इंटरव्यू भी होता है, जिसमें बेटा कराटे कहता है कि मैंने सिर्फ 20-25 लोगों को ही मारा है, क्योंकि वह लोग आरएसएस के थे और वह खुद को एक फ्रीडम फाइटर बता रहे थे। और इन सब चीज़ों को टीवी पर देखकर पुष्कर को बहुत बुरा लगता है और वह कहता है कि यह मीडिया तक पहुंच गया और कुछ दिनों बाद पीएम तक पहुंच जाएगा। मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूं पीएम तक पहुंचने की। फिर धीरे धीरे करके पुष्कर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रहा था। मरने से पहले वो कृष्णा से यह रिक्वेस्ट करता है कि उसकी अस्थियों को उसके कश्मीर वाले घर में ही फैलाया जाए और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। अब इसी के साथ स्टोरी फिर से पहुंच जाती है प्रेजेंट में, जहां ब्रह्म कृष्णा को ये सब बातें बता रहा था। कृष्णा ये सब सुनकर समझ जाता है कि प्रोफेसर राधिका उसे गलत चीज़ बता रही थी। और तो और उसने कृष्णा को यह भी बोला था कि तुम कश्मीर जाने के बाद बेटा कराटे से ज़रूर मिलना। फिर नेक्स्ट सीन में पुष्कर के सारे दोस्त कृष्णा को पुष्कर के घर में ले जाते हैं, जहाँ पर उनके शिवजी के मंदिर से शिवजी को हटा दिया गया था और वहाँ पर वही झंडा लगा दिया गया था जो कि 30 साल पहले आतंकवादियों का झंडा हुआ करता था। फिर वह लोग उस झंडे को वहाँ से हटा देते हैं और फिर कृष्णा अपने दादाजी यानी कि पुष्कर की अस्थियों को उसी घर में बिखेर देता है। और अब फाइनली इसी तरह पुष्कर की अंतिम इच्छा पूरी हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है कि अब वह अपने घर कश्मीर वापस आ चुका है। वहाँ के सारे काम को निपटाकर कृष्णा एक आदमी के साथ बेटा कराटे से मिलने जाता है और वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके भाई शिव का बचपन का दोस्त अब्दुल था। फिर रास्ते में कृष्णा अब्दुल से सारी बात पूछता है कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। अब्दुल अपनी ज़ुबानी सारी बात उसे बताने लगता है और कृष्णा उसकी सारी बात अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता है। अब्दुल उसे बताता है कि मैं और मेरा परिवार कभी भी कश्मीरी पंडितों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि शिव तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। और जब तुम्हारा परिवार उस घर को छोड़कर भाग रहा था तो मेरे अब्बू ने उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कृष्णा बेटा कराटे के पास पहुँच चुका है और बेटा कराटे भी कृष्णा को यही बोलता है कि उसने किसी को भी नहीं मारा था और कश्मीरी पंडित खुद ही यह जगह छोड़कर जा रहे थे और उन्हें मारने वाले आर्मी के लोग थे। और बेटा यहाँ पर अपना कंपैरिजन भगत सिंह और महात्मा गांधी जैसे फ्रीडम फाइटर से करता है। यह सब सुनने के बाद कृष्णा को लगता है कि बेटा बिल्कुल सही कह रहा है और इसी बात पर वह जाकर ब्रह्म से झगड़ा भी कर लेता है और उसे खूब खरी खोटी सुनाता है। अब जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो ब्रह्म गुस्से में आकर कृष्णा के सामने 3 फाइल्स रख देता है। जब कृष्णा उन फाइल्स को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें उसके भाई शिव और उसकी माँ का भी फोटो था और उसे बेटा कराटे ने ही मार दिया था। ये सब जानने के बाद कृष्णा वापस से अपने कॉलेज में जाता है, जहाँ वो प्रोफेसर यानी कि राधिका एक सॉन्ग गा रही थी जो सभी स्टूडेंट को कश्मीर को लेकर मिसगाइड कर रही थी। फिर राधिका कृष्णा को स्पीच देने को बोलती है, क्योंकि वह उस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने वाला था और अब वह वक्त आ जाता है जब कॉलेज के सारे लोगों को सच मालूम चलने वाला था। कृष्णा माइक लेकर कहता है कि बहुत सालों पहले एक ऋषि मुनि कश्मीर गए थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी वक्त तक श्रद्धा की और ज्ञान प्राप्त किया और उन्हीं के नाम पर इस स्टेट का नाम कश्मीर पड़ा। और ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग कश्मीर गए और वहाँ पर बहुत सारी रिसर्च की और इसी तरह बहुत सारे पंडितों ने मिलकर कश्मीर को बसाया। पर एक दिन वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आए जो कि शुरू में तो वहाँ पर पनाह लेने के लिए आए थे और कश्मीरी पंडितों ने उन्हें रहने दे दिया और धीरे धीरे करके उन्हें पता चला कि कश्मीर कितना ज़्यादा खास है और फिर उन्होंने वहाँ पर कश्मीरी पंडितों पर ही अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा, उनसे ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया, जबकि इस्लामिक किताब में यह लिखा है कि किसी को भी ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाना ये मुसलमान बनाना सख्त मना है। लेकिन उन जालिमों ने सिर्फ पंडितों को ही नहीं मारा, इवन जो मुस्लिम भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे उन्हें भी मार दिया जाता था और उसे इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाता था। और इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे मेजॉरिटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर माइनॉरिटी में बदल दिया और बाकी के 5 लाख पंडित वहाँ से भाग गए, जिस वजह से बहुत सारे हिंदू मुसलमानों के बीच की दोस्ती टूट गई। आज तो हमारे पास पूरी पावर है कि हम लोग वहाँ वापस से जाकर रह सकते हैं और कोई हमें ऐसा करने से रोक भी नहीं सकता।
पर कश्मीरी पंडितों को उनके ही घर से निकालकर भगा दिया गया और वह लोग अपने घर भी नहीं जा सकते थे। उसकी पूरी स्पीच में लोगों ने उसे कई बार रोकने टोकने की कोशिश भी की, पर अब कृष्णा को सच समझ आ गया था और वह इसलिए बिना रुके बोलता गया। कृष्णा ये भी कहता है कि हमारे नेता लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए, उन्हें बस इंडिया पाकिस्तान करने वाला चाहिए, लेकिन कोई भी भूखमरी की बात नहीं करता, कोई किसी कमज़ोर पर हो रहे जुल्म की बात नहीं करता और हमारे भोले भाले हिंदू मुसलमान भाई उनकी बातों में आकर आपस में लड़ मर जाते हैं। जिसके बाद कृष्ण रोते हुए अपनी माँ यानी कि शारदा और अपने भाई शिव की स्टोरी बताता है और फिर इसी के साथ कृष्णा की स्पीच फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जिस दिन उसकी माँ और भाई को मारा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्कर अपनी फैमिली के साथ घर में रह रहा होता है और फिर एक दिन बेटा कराटे और उसके लोग यहाँ पर आर्मी की ड्रेस में आ जाते हैं और उस पूरे एरिया पर भी कब्जा कर लेते हैं जिसे IAS ब्रह्मा ने उन लोगों को रहने के लिए दिया था। बेटा वहाँ पर कब्जा करते ही शारदा को मोलेस्ट करना शुरू कर देता है और फिर एक के बाद एक सभी को मौत के घाट उतार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, जाते हुए आपसे एक सवाल कि उस समय किसकी सरकार थी और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा?